Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello everyone, have a gorgeous morning. Welcome back to Hindi class. Today I will teach you चैप्टर सांवले सपनों की याद। क्षितिज बुक से है चैप्टर नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है सांवले सपनों की याद। इसके राइटर या इसके लेखक जाबिर हुसैन है। तो बच्चों पहले जाबिर हुसैन के बारे में हम थोड़ा सा उनका परिचय पढ़ते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नोन्ही राजगीर ज़िला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेज़ी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। तो जाबिर हुसैन का जन्म बच्चों 1945 में नालंदा बिहार में एक ज़िला है नालंदा, उसके एक गांव नोनी राजगीर में हुआ था और ये अंग्रेज़ी के लेक्चरर थे और राजनीति में बहुत ज़्यादा भाग लेते थे, एक्टिव रहते थे। तो 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने और 1995 यानी 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं, यानी उनको तीनों भाषाओं पे कमांड है। उनकी हिंदी रचनाओं में हिंदी रचनाएं कौन कौन सी हैं जो आगे हैं? डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी रेत भरी, ये प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन का अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी हुई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो बच्चों अब हम इस पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट पढ़ते हैं सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद बच्चों एक संस्मरण है। संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण किसी व्यक्ति पर या किसी भी घटना को याद करके उसके बारे में जो भी लिखा जाए, उस घटना के अपने विचार व्यक्त किए जाएं, उसे संस्मरण कहते हैं। तो ये जो पार्ट है वो प्रस्तुत पार्ट जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। बच्चों ये 1987 में एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे सालिम अली, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया है और ये संस्मरण है। तो वो पक्षी विज्ञानी भी थे और पक्षी प्रेमी भी थे। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने ये चैप्टर लिखा है और लिखा किसके बारे में है? सालिम अली के बारे में। ये एक स्केच है कि सालिम अली कैसा करते थे, क्या करते थे, कैसा उनका जीवन था, व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। व्यक्ति चित्र समझ आ गया बच्चों? मैंने अभी जैसे बोला कि स्केच उन्होंने शब्दों से बनाया, जैसे कि पेंसिल से स्केच बनाते हैं इसी तरह से शब्दों से स्केच बनाया है। यहाँ भाषा की रचना और हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम कक्षा 9 का पाठ 4 जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। ये जो पाठ है ये एक संस्मरण है। संस्मरण होता क्या है तो पहले यही जानते हैं। संस्मरण वो होता है जब हम स्मृति यानी कि यादों के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लेख लिखते हैं, उसे बोलते हैं हम संस्मरण। जो ये पाठ है ये भी एक संस्मरण है जिसके लेखक जाबिर हुसैन हैं। जाबिर हुसैन ने ये पाठ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को इस पाठ में दर्शाया गया है और सालिम अली का स्मरण करते हुए जाबिर हुसैन ने जो उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है वो बहुत ही अच्छे से किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। सालिम अली प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी रहे हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की सलामती और प्रकृति की सलामती को दिया है।
भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालेम अली अब यहाँ से जा चुके हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसाता है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे अगर कोई इंसान एक बार चला जाता है, अगर हम उसको सांसें देकर धड़कन देकर उसे जिंदा करना चाहें तब भी वे जिंदा नहीं हो सकता। वे मर तो गए हैं परंतु अपने अमर रूपी पक्षी प्रेम से वे आज भी लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। जैसे हम वृंदावन के किशन को नहीं भूल सकते बल्कि उन्होंने कितने सालों पहले अपनी लीलाएं रची थी, हम वृंदावन में जाकर उनकी सारी लीलाओं को अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही सालेम अली के पक्षी प्रेम से वे आज अमर हो गए हैं। उनके ना रहने के बावजूद भी आज भी हम उन्हें याद करते हैं। सालेम अली कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे। हम उनकी उम्र 100 होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का कारण कैंसर नामक बीमारी थी। वे अपने अंतिम समय तक लड़ते रहे अपने शरीर से और अंतिम समय तक मौत भी उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालेम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी, यानी कि उनका जो पक्षी प्रेम था वो उनके पूरे जीवन भर रहा और उन्होंने मृत्यु के समय पर भी वे केवल पक्षियों के बारे में ही रिसर्च करते रहे, उनके बारे में जानते रहे हैं। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वॉचर वो होता है जो विभिन्न तरह के पक्षियों के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में रिसर्च करता रहता है। वे अपने एकांत के क्षणों में भी बिना दूरबीन लिए जब वो दिखते थे, वे दूर छिपी तरफ फैले जमीन, झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालेम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। वे इस शांत भरे माहौल में भी कोई ना कोई खुशी ढूंढ ही लेते थे। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से गढ़ी थी। इसे गढ़ने में उनकी पत्नी तहमीना का बहुत बड़ा योगदान है। तहमीना उनके स्कूल की सहपाठी भी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में उन्होंने ढेर सारे अनुभवों को प्राप्त किया। एक दिन वो केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी। उन्होंने कहा कि इन गर्म रेगिस्तानी हवाओं से वहाँ की प्रकृति को, वहाँ के पशु पक्षियों को खतरा है। इस तरह सालेम अली का प्रकृति के प्रति प्रेम देखकर जो प्रधानमंत्री थे वो उनकी आंखें नम हो गई और इनका हृदय गदगद हो गया। आज सालेम अली नहीं है, ना ही चौधरी साहब है। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? ये जो पर्सन है, ये लेखक को बार बार खाया जाता है कि अब हमको सालेम अली जैसा कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा जो वास्तव में प्रकृति और पक्षी को प्रेम करेगा। सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉलो ऑफ स्पैरो रखा है, जिसमें उन्होंने D.H. लॉरेंस का जिक्र करते हुए बताया है। D.H. लॉरेंस भी एक प्रकृति प्रेमी ही थे। उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फेडा से पूछा गया कि आप लॉरेंस के बारे में कुछ लिखें। फेडा चाहती तो बहुत कुछ बता सकती थी, लेकिन वह अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहना नहीं पाई। उन्होंने बस एक ही बात कही कि अगर आपको लॉरेंस या हमारे बारे में कुछ जानना है तो हमारे छत पर बैठी ही गोरैया हमसे ज़्यादा जानती है। उनका ये बात कहना उनके पति के प्रकृति प्रेम, पक्षी प्रेम को प्रदर्शित करता है, क्योंकि उनके जो पति लॉरेंस थे वो हमेशा ही गोरैया के साथ अधिक समय व्यतीत करते थे। वह उनकी आवाज़ों में जब वह कलरव कर रही होती थी तब वह अपने उपन्यास कहानियाँ लिखते थे। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा ही एक पहेली बनकर रहेंगे, क्योंकि जटिल लोग वो होते हैं जिन्हें प्रकृति से, पक्षियों से कोई प्रेम नहीं होता, तो वे सालेम अली के भावों को नहीं समझ पाएंगे। बचपन के दिनों की एक घटना को याद करते हुए बताते हैं जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल डाला।
बचपन में उनके मामा उनके लिए एयर गन लेके आए थे, जिसे लेकर वो खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने छत पर बैठी गोरैया पर निशाना लगाया एयर गन से, जिसके कारण वो धम से ज़मीन पर गिर पड़ी और पीड़ा से तड़पड़ाने लगी। उसकी तड़प देखकर सालिम अली भी व्यथित हो उठे और उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वे उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी देखभाल के लिए अपने मामा के पास पहुँचे। उनसे पूछा कि मैं इसकी देखभाल कैसे करूं। तब उन्होंने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में बताया, जहां जाकर उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठी की, उस गौरैया की अच्छे से देखभाल की, जिसके कारण उस नीले कंठ वाली गौरैया ने उन्हें ज़िंदगी की नए नए रास्तों की खोज करवाई, जिसके चलते वे ज़िंदगी की कई ऊंचाइयों तक पहुँचे और अपने जीवन में सफलता को उन्होंने हासिल किया। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, यानी कि वे लॉरेंस की तरह सादा जीवन जीने वाले प्रकृति प्रेमी रहे हैं। जैसे लॉरेंस को दिखावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं था, वे हकीकत में जैसे थे वैसे ही रहना चाहते थे। सालिम अली भी वैसे ही सादा जीवन व्यतीत करने वाले, पक्षियों की सलामती चाहने वाले व्यक्ति थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की जगह एक अथाह सागर बनकर उभरे। टापू का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, जबकि अथाह सागर जिसकी कोई सीमा नहीं होती। इसी तरीके से सालिम अली भी पक्षियों के बारे में सीमित ज्ञान नहीं चाहते थे, वो असीमित ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने शरीर को भी नहीं देखा, ना दिन देखी ना रात। वो केवल भ्रमण करते रहे और जानकारी इकट्ठी करते रहे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव से अवगत थे, परिचित थे, तो उनको बस यही आशा लगी रहती है कि अभी सालिम अली आएंगे और पक्षियों का फिर से वो खुशियाँ होंगी, फिर से वो उन पक्षियों के बारे में सोचेंगे और फिर से हमारे देश को एक अच्छा पक्षी प्रेमी मिल सकेगा। बट हमको ये बात समझनी होगी कि सालिम अली जा चुके हैं, अब उनके जैसा दूसरा प्रकृति प्रेमी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अब हमने ये पूरे पाठ में जाना सालिम अली के बारे में, उनके प्रकृति पक्षी प्रेम के बारे में। तो अब हम मिलते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।